हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है हमारी ऑन पेज एसईओ सीरीज का फोर्थ पार्ट। इस सीरीज में अभी तक 3 वीडियोस हो चुके हैं और अगर आप बाय चांस गलती से इसी वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं इस सीरीज के क्रम में, तो आपको सबसे पहले पार्ट से वीडियोस को देखना चाहिए, तभी आपको इस सीरीज का पूरा फायदा मिलेगा। इस प्लेलिस्ट का, इस सीरीज का जो लिंक है वो आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे यूआरएल्स के बारे में। यूआरएल दिखने में बहुत छोटा लगता है, लिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गूगल जब भी किसी वेब पेज को रैंक करता है तो उस वेब पेज को पहचानता कैसे है? यूआरएल से। वो यूआरएल ही है जो गूगल के लिए एक पेज को डिफाइन करता है। आप यूआरएल में छोटा सा चेंज करते हैं तो वो एक नई प्रॉपर्टी बन जाता है। यूआरएल में अगर HTTP लगा हुआ है तो एक नई चीज है, HTTPS है तो दूसरा है, www है तो दूसरा है यूआरएल, और www नहीं है तो दूसरा है। इनफैक्ट अगर आपके यूआरएल के बाद में ये स्लैश लगा है या नहीं लगा है, ये भी इस बात को डिफाइन करता है कि आपका यूआरएल क्या है। सो यूआरएल में होने वाला छोटा चेंज गूगल को एक कंप्लीटली डिफरेंट पेज प्रोवाइड करता है। सो ये यूआरएल ही है जो आपके वेब पेज को गूगल के लिए डिफाइन कर रहा है, इसीलिए यूआरएल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि एक यूआरएल को आखिर एक रैंक वर्दी अच्छा बेस्ट यूआरएल क्या क्या पॉइंट्स बनाते हैं। हम बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करने वाले हैं, एक एक करके नोट बनाना शुरू कर दीजिए, नोटबुक लेकर बैठ जाइए। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने यूआरएल में हमेशा इंग्लिश कैरेक्टर्स को, इंग्लिश वर्ड को यूज करना चाहिए। हो सकता है कि आपका ब्लॉग हिंदी में, हो सकता है आपका ब्लॉग मराठी में है, एंड इट्स गुड कि आप वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन आपका यूआरएल हमेशा इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपके यूआरएल में हिंदी वर्ड्स हैं तो आपको सर्च कंसोल में कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। इन्हें मैनेज करना, इन्हें पहचानना और इसके बाद इन्हें एनालाइज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एंड लेट्स फेस इट, कौन सा ऐसा क्लाइंट होगा आपका, कौन सा ऐसा विजिटर होगा आपका जो यूआरएल को आधा इंग्लिश में और आधा हिंदी में टाइप करेगा? और अगर आप एक यूजर, एक विजिटर की तरह ध्यान दें तो आखिर आपने कब लास्ट टाइम किसी वेबसाइट को विजिट करते टाइम हिंदी में या पंजाबी में या मराठी में या उर्दू में अपने यूआरएल को टाइप किया था? यू नेवर डन दैट। अगर आपने कभी खुद नहीं किया है तो आखिर आप एक विजिटर से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कभी भी हिंदी में या किसी इंग्लिश के अलावा किसी भी वर्ड में अपने यूआरएल को टाइप करेगा? वी आर नॉट जापान और चाइना येट, राइट? हम इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में सोचते हैं और इंग्लिश में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी पसंद करते हैं, चाहे जितनी कम आती हो, चाहे जितनी खराब आती हो। सो अपने यूआरएल्स को इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश कैरेक्टर में हमेशा रखिए। एसईओ पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। लैंग्वेज के बाद आते हैं लेंथ पर। एक अच्छे यूआरएल को कितना लंबा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए? वेल, गूगल के इस बारे में कोई भी कैरेक्टर लिमिट नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस वाली कैरेक्टर लिमिट बता देता हूं। बट उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इसका लॉजिक क्या है। किसी भी यूआरएल का लंबा होना उसके लिए बहुत खराब नहीं है, स्पेशली आज के दौर में जब आपकी वेबसाइट पर आने वाला 80 to 90% ट्रैफिक मोबाइल डिवाइस पर आता है और मोबाइल डिवाइस पर कोई भी यूआरएल पूरी तरह से दिखाई ही नहीं देता है। अधिकतर आपका सिर्फ डोमेन नेम दिखाई दे रहा होता है। लेकिन फिर भी यूआरएल का बहुत ज्यादा लंबा होना आपके पेज के मैनेज ना होने की निशानी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में या सीएमएस में, खासतौर पर वर्डप्रेस में, जब भी आप किसी भी पेज का टाइटल लिखते हैं तो वो टाइटल ही उस पेज का यूआरएल हो जाता है और हम बिना यूआरएल को इधर उधर देखे उसे पब्लिश कर देते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में जहां पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा लंबा होता है, वहां पर प्रोडक्ट के पेज का यूआरएल भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इस तरह का इतना लंबा यूआरएल देखने में कतई अच्छा नहीं लग रहा है और इससे फर्स्ट इंप्रेशन यही जाता है कि जो वेबसाइट की टीम है वो कोई भी काम नहीं कर रही है इसके ऊपर। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपका यूआरएल ही है जो गूगल को आपके पेज की आइडेंटिटी बताता है, इसीलिए अपनी यूआरएल्स को मैनेज करिए। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आपकी जितने भी यूआरएल्स हैं सब के सब 110 कैरेक्टर्स के अंदर खत्म हो जाने चाहिए। 110 कैरेक्टर से लंबा यूआरएल अच्छा नहीं लगता है दिखने में। गूगल की अगेन कोई गाइडलाइन नहीं है, आप बहुत लंबा यूआरएल भी रख सकते हैं, बट 110 कैरेक्टर से ज्यादा अगर आपको यूआरएल रखने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपका पेज बहुत ज्यादा डाइवर्स है। उस पेज का अपना कोई पर्टिकुलर फोकस कीवर्ड नहीं है, उस पेज पर ऐसा कंटेंट नहीं है जो किसी एक कॉन्सेप्ट के अराउंड हो। सो इस तरह का पेज आपको रैंक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बिकॉज उसका कंटेंट ही बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड ऑडियंस को कैटर कर रहा है। सो मेक योर कैरेक्टर लिमिट टू 110 ओनली फॉर द यूआरएल्स। नाउ इसी सेकंड पॉइंट से रिलेटेड हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है फोकस कीवर्ड। आपके वेब पेज का जो भी पर्पस है, जो उसका मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड, जो भी फैंसी वर्ड आप यूज कर रहे हैं, उसका यूआरएल में एज इट इज होना जरूरी है। अगर वो फोकस कीवर्ड उस यूआरएल में नहीं है तो वो गूगल को हिंट नहीं देता है। कई बार ऐसा होता है कि जब गूगल आपके यूआरएल के बेस पर ही ये गेस कर लेता है कि आखिर इस पेज पर होने वाला कंटेंट किस चीज से रेलेवेंट है, और यूजर भी अगर सिर्फ आपके यूआरएल को देख रहे हैं तो उन्हें हिंट मिलना चाहिए कि इस पेज के अंदर किस टाइप का कंटेंट वो देख सकते हैं। सो
प्रैक्टिस बना लीजिए कि आपका जो भी फोकस कीवर्ड है, जो भी आपके पेज का पर्पस वाला कीवर्ड है, वो आपके यूआरएल के अंदर होना ही चाहिए। नाउ इसी फोकस कीवर्ड वाले पॉइंट से हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है, जो कि है स्टॉप वर्ड। कुछ साल पहले, करीब 10 साल पहले तक ये प्रैक्टिस हुआ करती थी कि हम स्टॉप वर्ड को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, स्टॉप वर्ड्स को छोड़ देते थे, बिकॉज हम बहुत ज्यादा कीवर्ड फोकस थे। बट 2018-19 में जब वर्ड लॉन्च हुआ और गूगल ने वर्ड्स को कंपैरेटिवली बेटर तरीके से समझना शुरू कर दिया, जब वो वर्ड्स के मीनिंग को उसके आसपास के टेक्स्ट के बेस पर समझने लगे, तो जो अंडरस्टैंडिंग है यूआरएल्स की और वेबसाइट के टेक्स्ट की, वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। तो आज के सिनेरियो में अगर आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल में स्टॉप वर्ड को कंप्लीटली ओमिट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यानी इन, एज, द, टू, फ्रॉम, अगर इन वर्ड्स को आप नहीं यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका जो यूआरएल है उसका मीनिंग चेंज हो रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉप वर्ड को हमेशा यूज करना जरूरी है, क्योंकि हमें कैरेक्टर लिमिट को भी फॉलो करना है, लेकिन अगर आपके स्टॉप वर्ड के ना यूज करने की वजह से यूआरएल का मीनिंग चेंज हो रहा है, यूआरएल का जो असली मीनिंग है वो बदल जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है, तो आपको यूआरएल्स में स्टॉप वर्ड को यूज करना चाहिए, उन्हें कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है। स्टॉप वर्ड से ही हमारा अगला पॉइंट अगेन निकल के आ जाता है। हम कहानी की तरह बनाते जाएंगे, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकल के आएगा। सो हमारा अगला पॉइंट है वर्ड रिपीट नहीं होने चाहिए। आपका यूआरएल सिर्फ 110 कैरेक्टर्स के अंदर खत्म होने वाला है। ये एक बहुत छोटी सी लेंथ है। इसी में आपका डोमेन नेम है, इसी में हो सकता है आपकी कैटेगरी भी हो सकता है इसी में आपका टैग हो, लेकिन इसके साथ में ही आपको अपनी यूआरएल को 110 कैरेक्टर्स के अंदर निपटाना है। तो क्या करना होगा? वर्ड्स को रिपीट होने से बचाना होगा। अगर आपको लगता है कि किसी एक वर्ड को बार बार रिपीट करना जरूरी है, तो भी क्रिएटिव होइए, थोड़ा सा सॉल्यूशन सोचिए कि कैसे आप वर्ड को रिपीट किए बिना कीवर्ड का जो मीनिंग है उसे सेम रख सकते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जिससे आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कि आप ज्यादा क्रिएटिव सोचें और अपने यूआरएल के लिए अच्छा सोल्यूशन निकालें, यूआरएल को अच्छा करें बिना वर्ड्स को रिपीट किए हुए। नेक्स्ट पॉइंट है अपर केस कैरेक्टर या फिर वर्ड्स का आपके यूआरएल में होना। अपने यूआरएल में अपर केस वर्ड या कैरेक्टर को आपको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेट्स से पहली बात तो ये देखने में खराब लग रहा है। आपका जो पूरा यूआरएल है वो एब्सोल्युटली स्मॉल वर्ड्स में है, स्मॉल कैरेक्टर्स में है, और बीच में अचानक से एक वर्ड बड़ा सा दिखाई देता है। ये दिखने में खराब लगता है, इट्स अ मैटर ऑफ लुक। नंबर 2, आपके विजिटर चाहे डेस्कटॉप से आए या फिर टैबलेट से आए या फिर मोबाइल फोन से आए, जब भी उन्हें अपर केस में किसी वर्ड को टाइप करना होगा, उन्हें बेसिकली में या तो अपना कैप्स बटन प्रेस करना होगा या फिर उन्हें शिफ्ट की को प्रेस करके रखना होगा। इसके बाद ही वो टाइप कर पाएंगे। ये यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से एक बैड एक्सपीरियंस है और आप अपने यूजर्स को, अपने वेबसाइट विजिटर्स को खामखा में तकलीफ क्यों देना चाहते हैं। और नंबर 3, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, बिकॉज HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है और अपर केस का वर्ड लोअर केस के वर्ड से अलग माना जाता है, दोनों डिफरेंट है। सो जब भी आपकी वेबसाइट अपर केस वाली यूआरएल को लोअर केस की तरह ट्रीट करती है, इसका मतलब है कि वेबसाइट ने ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्शन लगा रखा है। सो ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस है जो आप अपने सर्वर के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं, जहां पर यूजर अपर केस में यूआरएल को टाइप कर रहा है या फिर उसे देख रहा है और लोअर केस में एक्चुअली वो काम कर रहे हैं। सो जस्ट रिमूव दिस हैसल और अपर केस वर्ड या कैरेक्टर को अपने यूआरएल पर यूज ही ना करें। नाउ इसी से हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, जो कि है अंडरस्कोर। अपने यूआरएल्स में जहां पर भी आपको जरूरत है वहां पर आप डैश को यूज कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर को नहीं यूज करना चाहिए। अंडरस्कोर दिखने में कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। जब भी आप किसी यूआरएल को टाइप कर रहे हैं तो वहां पर जो नॉर्मल डेकोरेशन होती है यूआरएल की, वो हमेशा अंडरलाइन होता है, और जो अंडरस्कोर है वो इसी अंडरलाइन के साथ में छुप जाता है और ऐसा लगता है जैसे आपका जो यूआरएल है उसके बीच में गैप आया हुआ है। यूआरएल के बीच में गैप हो नहीं सकता है, इसीलिए यूआरएल खराब दिखाई देता है। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए यूआरएल बना रहे हैं, वहां पर अंडरस्कोर को ना यूज करें बल्कि डैश को यूज करें। इनफैक्ट अगर आप किसी एसेट को लिंक करने जा रहे हैं और अगर उस एसेट के नाम में अंडरस्कोर लगा हुआ है तो उसको भी डैश में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि जब वो एसेट आपकी वेबसाइट में यूज हो तो उसमें भी अंडरस्कोर कहीं पर ना लगा हो। टेक्निकली अंडरस्कोर अपने आप में होना गूगल के लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यूजर इंटरफेस के हिसाब से, यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्कोर का होना आपके यूआरएल की क्वालिटी को डाउन कर देता है। और लास्ट पॉइंट है मल्टीपल स्लैशेस का होना। कई बार टेक्निकल रीजन की वजह से या कई बार आप टाइप करते वक्त जो है वो गलती कर जाते हैं और आपकी यूआरएल में डबल स्लैश हो जाते हैं। ये डबल स्लैश का होना अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज एवरीवन, हर कोई सिंगल स्लैश लगाने के लिए प्रोग्राम्ड है, सिंगल स्लैश को यूज करता है। डबल स्लैश सिर्फ HTTPS के बाद यूज किए जाते हैं, सो सिर्फ वहां के लिए छोड़ दीजिए। इसके अलावा अपने यूआरएल में कहीं पर भी डबल स्लैश मत लगाइए। अगर आपकी वेबसाइट का प्लेटफॉर्म इन डबल स्लैशेस को सिंगल स्लैशेस में कन्वर्ट कर सकता है, समझ सकता है और यूजर को सही पेज तक पहुंचा सकता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक का लॉस भी झेलना पड़ेगा। और चाहे वेबसाइट इसे हैंडल करे या ना करे, फ्रॉम SEO पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, डबल स्लैशेस का होना अपने आप में बेनिफिट नहीं है बल्कि एक मिस्टेक है जिसे आपको रोकना चाहिए। यूआरएल खराब भी दिखाई देता है।
सो ये थे वो सारे पॉइंट्स जिनको अगर आप ध्यान में रखें तो आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल स्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हैं, यूआरएल को अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और रैंकेबल बना सकते हैं। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आपकी वेबसाइट का, आपके वेब पेज का जो यूआरएल है वही सबसे पहला इंट्रो होता है गूगल के आगे, चाहे आप लिंक में यूज करें या डायरेक्टली सर्च रिजल्ट्स में दिखाई दे। सो अपनी वेबसाइट का जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसको अच्छा बनाइए और यूआरएल्स को भी अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन पेज एसईओ की किसी और टिप के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ये सीरीज पूरी देखनी जरूरी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।